हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत लाजवाब क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स में 3 नंबर वाले क्वेश्चन के चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को देखा और आज के इस वीडियो में आपके फिजिक्स में हम चैप्टर 9 से लेकर के 14 तक देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर रहने वाली है और इसका पार्ट 1 जो है भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज ध्यान देना भैया, फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर वाला? तो 3 नंबर वाला। फिजिक्स में सबसे ज्यादा 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन? पूरे 10 क्वेश्चन। मतलब फिजिक्स में 30 नंबर का, 70 नंबर के पेपर में तो भैया 30 नंबर का क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाला ही रहेगा, इसलिए इन पर ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं सारे मजेदार क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं भाई हमारा टारगेट इस टाइम क्या है? बोर्ड एग्जाम का भाई बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो ऐसे टाइम में हमारा टारगेट यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम उसी पर टारगेट करें। जैसे होता है भाई प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये तो बहुत सिंपल हो जाते हैं, तो भैया इनकी संभावना बहुत बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ये टॉपिक होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी ये शर्तें क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और इसकी शर्तें क्या है। देखिए भैया क्या होता है कि जब क्या है सघन माध्यम में आपतन कोण जो होता है वो विरल माध्यम में अगर क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। समझना, सबसे पहले आप यहां से थोड़ा क्रांतिक कोण समझते हैं। देखिए क्रांतिक कोण में एक चीज हमने बताया था, क्रांतिक कोण क्या होता है पहले वो जान लीजिए। आपके सामने बच्चों हम 3 स्थितियां बना रहे हैं, ठीक है ना, 3 स्थितियां इस तरह से आपके सामने बना दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और यहां पे भैया ये भी ध्यान देना, ये सघन माध्यम है। कौन? सघन। और ये विरल, ठीक है, सब में ये सघन है और ये है भैया विरल। बस थोड़ा समझना है बच्चों, उसके बाद कुछ भी नहीं है। सघन है बच्चों और ये है विरल, ठीक। अब ये चीज हमने आपको बताया है कि जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है बबुआ, तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे ये प्रकाश की किरण आई तो भैया क्या है, तो ये थोड़ा अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब इस तरह से, ठीक है, तो ये दूर हटेगी। तो ये जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं और इसके बीच जो कोण बनेगा भैया वो अपवर्तन कोण होता है। तो जब आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दो तो भैया ये अपवर्तन कोण भी थोड़ा और बढ़ जाएगा भैया, ठीक है। फिर इसको अगर ऐसा कर देते इसका मान और बढ़ा दो तो एक स्थिति ऐसी आती है कि भैया ये कोण 90 डिग्री का बन जाता है। तो ये कोण जो बनता है यहां, तो भैया ये क्या है, आर है, ये क्या होता है, आई होता है, ठीक है। यहां पे क्या है, आई है, ये आर का मान है। तो ये जो कोण बनता है इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्योंकि क्रांतिक कोण भी कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो भैया सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब क्रांतिक कोण से ही समझना है प्यारे बच्चों, इसलिए हम ये फिगर समझा रहे हैं। यही से आपको क्या समझना पड़ेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्रांतिक कोण तो समझ में आ गया ना कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो वो कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। अब यहां समझना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो भैया ये कहा गया है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान जो है वो विरल माध्यम में, भाई सघन जो ये माध्यम है, कह रहा है कि सघन माध्यम में जो ये आपतन कोण है, इस आपतन कोण का जो मान है वो इस विरल माध्यम में
कह रहा है बने क्रांतिक कोण, यानी ये जो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है, इससे भी अधिक हो जाए, यानी इससे भी अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में जा रही थी वो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी भैया, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट जाएगी। मतलब फिर एक और स्थिति पैदा हो जाएगी, वो स्थिति इस तरह से होगी, वो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भैया ये जो प्रकाश की किरण, भाई ये इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, 1 मिनट भैया। तब ये स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी बच्चों कि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय ऐसे लौट जाएगी, और जब ये इस तरह से लौट जाएगी तो ये I जो है R के बराबर हो जाएगा। अब I बराबर R जब हो जाता है तो ये परावर्तन का नियम कहता है। तो वही चीज है कि भैया जब आपतन कोण का मान वो क्या हो जाए, किसके, क्रांतिक कोण के मान से भी बड़ा हो जाए, यानी जब I क्या हो जाए, क्रांतिक कोण यानी C के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में, यानी यहां पर देख रहे हैं उसी माध्यम में लौट जाता है। तब ये घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। सीधी सी बात, यही परिभाषा है भैया और कुछ भी नहीं है बबुआ। ठीक, समझ में आ गया? तो ये रहा परिभाषा, परिभाषा हो गया भैया। अब आते हैं शर्तें। अब इसकी शर्तें क्या होती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 2 शर्तें। पहला क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ये तो अभी हमने बताया था भैया, ठीक है, ये अभी आपको पहले ही बताया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। भाई विरल माध्यम में जा रहा होगा तभी तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये पहली शर्त, जैसा कि आपने फिगर में देखा था। दूसरा कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो, यानी जो आपतन कोण है वो बड़ा हो क्रांतिक कोण से। ठीक है, चलिए समझ में आ गया भैया? तो बस यही समझना था, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। ठीक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु क्या है और किरण आरेख की सहायता से इसके द्वारा प्रकाश संचरण की विधि को समझाइए। ठीक है भाई, प्रकाशित लिखा है, प्रकाशिक होता है, प्रकाशिक, यहां काल समझिएगा, प्रकाशिक। ठीक है, देखिए प्रकाशिक तंतु होता क्या है, बहुत सिंपल सा ये भाई टॉपिक है, ध्यान से समझना है, बस समझने की जरूरत है। देखिए प्रकाशिक तंतु बात कर लें, अभी जो आपने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है। ठीक है, एक साधन है, तंत्र है, कुछ भी कह लें, मतलब यंत्र है। ठीक, जिसकी सहायता से प्रकाश के सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या फिर लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये तो रहा भैया कि मतलब ये प्रकाशिक तंतु होता क्या है। तो प्रकाशिक तंतु क्या बताया गया कि एक ऐसा, मतलब एक ऐसा हम यंत्र कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं, युक्ति कह सकते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को लंबी दूरी तक या फिर अल्प दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अब इसकी स्ट्रक्चर बनावट कैसे होती है वो जान लीजिए। प्रकाशिक तंतु की संरचना जो होती है एक लचीले पाइप जैसी होती है। ठीक है, इसके मध्य भाग को क्रोड कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे भैया, इसका जो बीच, ये बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा होता है, मध्य वाला, मतलब ये क्रोड कहा जाता है। और इस, भाई ध्यान देना, क्रोड कहते हैं जिसका अपूर्णांक क्या होता है 1.7। यहां पे ध्यान देना, इसका अपूर्णांक देख रहे हैं कितना है, 1.7 है, ये इसका जो क्रोड का। अब उसके बाद भैया क्या होता है, जबकि बाहरी भाग को क्या, क्लेडिंग कहा जाता है। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है क्लेडिंग कहते हैं, और इसका अपूर्णांक कितना है 1.5 है। ठीक है,
तो इसका अपूर्णांक क्या होता है 1.5 होता है। तो ये तो रहा बनावट में, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर आपतित होता है, जैसे यहां से प्रकाश आप देखिए डाला जा रहा है, यहां से प्रकाश इस पे आपतित किया जा रहा है, तो भैया ये देखिए जब प्रकाश आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर से गुजरने लगता है, तो भैया ये तंतु के अंदर गुजरेगा। अब एक चीज ध्यान देना, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, तो ऊपर से मान लेते हैं जैसे लेप किया गया है, और अंदर से क्या है, चिकना एक आईने की तरह होता है। तो ये यहां से जाएगा तो भैया ये बाहर नहीं निकल पाता बच्चों, इसमें टकराएगा, इसमें टकराने के बाद ये इधर लौटेगा, इधर भी मान लेते हैं अंदर से ये कांच की तरह परत है, तो ये फिर से इसी में गया, तो फिर से इसी में टकराएगा, फिर से इसी में गया, तो इसी तरह से बबुआ ये टकराते हुए जितनी तीव्रता के साथ इसने ये प्रकाश अंदर प्रवेश हुआ था, उतनी ही तीव्रता के साथ ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और ये पूरी पाइप एकदम जगमगाती हुई, यानी ऐसा लगेगा कि ये क्या है, जल रही है पूरी पाइप ही। आपने आज देखा होगा कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा डेकोरेशन में प्रकाशिक तंतु का ही प्रयोग किया जा रहा है। डेकोरेशन के रूप में ज्यादातर जो पाइप लाइट आ रही है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हमने बताया वही चीज कि जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर से गुजरने लगता है, और इस तंतु और क्लेडिंग अंतरापृष्ठ में बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी बार बार ये क्या है, टकराता रहता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश तंतु क्या होता है, तंतु के दूसरे सिरे पर उतने ही तीव्रता के साथ बाहर निकलता है। यानी जिस तीव्रता के साथ ये अंदर प्रवेश किया था, उसी तीव्रता के साथ ये क्या है, बाहर भी भैया निकल जाता है। ठीक है, तो ये रहा प्रकाशिक तंतु और प्रकाशिक तंतु की संरचना। चलिए एक हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं, हो सकता है कि आपको भैया ऐसे में कम समझ में आया हो कि प्रकाशिक तंतु है क्या। तो आपके सामने एक फिगर, ठीक है, एक चमकता धमकता फिगर दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे सर हमने तो इसको मेले वगैरह में खरीदा है। हाँ बच्चों, ये वही चीज है जो देखा होगा, बड़ा सुंदर लगता है। नीचे एक से मतलब क्या होता है, लाइट का एक सोर्स होता है, बल्ब होता है, और इसमें धागे जैसी लंबी लंबी पतली नलियां निकली, मतलब एक क्या है, तार की तरह निकले होते हैं। जब वो जलाया जाता है रंग रंग के, तो ये ऐसे ही रंगीले हरा पीला लाल नीला ऐसे बड़े ही रंगीन क्या है, रंग रंग मतलब अलग 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 रंगों में ये जलता है और बड़ा ही सुंदर लगता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये नली के हिस्से पर चमकता है, यानी जिस तीव्रता के साथ यहां से निकलेगा उतनी ही तीव्रता के साथ ये हर जितने भी ये इसके अंतिम छोर होते हैं वहां पर ये जगमगाता हुआ लगता है। तो यही होता है प्रकाशिक तंतु। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों इसको। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लाजवाब है। विगत ईयर में ज्यादातर क्वेश्चन ये क्या है, जैसे एक एक साल गैप करके पूछा भी जाता है। भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2023 में भी आया है, 24 में आया है, 25 में भी हूबहू आया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका देखिए तरीका एक जैसे होता है, अब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना होता है, बाकी एक जैसे मिलता जुलता है। क्वेश्चन है कि एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखी जाती है, ठीक है ना, मतलब हाँ एक लेंस रखा जाता है, पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है, और यही लेंस का मतलब यही जो लेंस होता है इसका जो आवर्धन है m है। तो सिद्ध कीजिए कि f बराबर mx अपान m+1 का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले भाई क्या कर लेते हैं, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, थोड़ा उससे शुरू करते हैं। लेंस के सूत्र से भैया लेंस उत्तल हो या फिर अवतल, एक फार्मूला f1/f बराबर 1/v-1/u, ठीक है, वो होता है लेंस के लिए। बाकी v और मतलब v का u का मान जो निर्भर करता है प्लस माइनस में, वो है होता है उत्तल और अवतल पर। लेकिन दोनों लेंस के लिए पहले जो सूत्र होता है वो तो यही होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस -1/u
u। ठीक है, ये होता है दोनों लेंस के लिए। लेकिन यहां पर अब जो u का मान निर्भर करेगा कि माइनस रखना है कि भैया प्लस में रखना है। ठीक है, u का मान माइनस होता है, तो ठीक है u का मान तो माइनस ही रहेगा क्योंकि लेंस क्या है, उत्तल है। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान जो u का मान है भैया वो माइनस का यूं करेंगे, इतना पहले रख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको थोड़ा और भी इसको थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं आगे। देखिए इसको थोड़ा और आगे जब लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस का 1 अपान यू हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा भाई माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस प्लस। अब चूंकि एक चीज का ध्यान देना बच्चों, चूंकि कि क्या होता है m बराबर, चूंकि m बराबर क्या होता है v अपान यू। लेंस के लिए अगर दर्पण होता तो माइनस v अपान यू, तो यहां से अगर देखें तो भैया v बराबर क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। mu इतना हो जाएगा कि नहीं, जरा बताइएगा। तो भैया v बराबर mu, तो यहां पे अगर हम रखना चाहें v बराबर mu रख सकते हैं, तो 1 अपान f बराबर 1 अपान u के स्थान पे mu रख देंगे और ये प्लस का 1 अपान ये तो u रहेगा ही। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सही से भाई हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान एफ बराबर इसका क्रॉस गुणा करते हैं तो ये u और प्लस का u हो गया, प्लस का mu हो गया, mu हो गया अपान ये क्या हो जाएगा भैया, नीचे हो जाएगा क्या चीज, mu स्क्वायर, mu स्क्वायर। तो यहां से अगर कॉमन लेना चाहे 1 अपान एफ बराबर 1, यहां पे देखिए कॉमन क्या है u कॉमन लेंगे 1 प्लस m हो जाएगा और नीचे mu स्क्वायर हो जाएगा, एक u से एक u कट गया, तो 1 अपान एफ बराबर क्या हो गया भैया 1 प्लस m हो गया, नीचे का केवल mu। अगर देखें तो f बराबर तो mu कह सकते हैं और नीचे का 1 प्लस m या m प्लस 1 के रूप में है, वही चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस m कहें या m प्लस 1 कहें कोई दिक्कत नहीं, इसको m प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना हो गया, इतनी सी बात समझ में आ गई। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, अभी काम नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ। अब एक चीज ध्यान देना भैया, एक चीज ध्यान देना, देखिए चूंकि हमको पता है, चूंकि हमने बताया कि जब v बराबर दिया है, इधर लिखिए थोड़ा, चूंकि v बराबर mu, लेकिन भैया जब v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमें तभी पता चलेगी जब भैया वस्तु तथा पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है, जब हम x में u घटा देंगे। ठीक है, x में यानी क्या है भैया कि पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी में हम वस्तु की दूरी एकदम घटा देंगे, तभी तो हमें प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान निकलेगा। तो यहां पर भैया अब ये चीज थोड़ा अप्लाई होगा बबुआ, ठीक, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है और कुछ नहीं। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, ध्यान देना भैया, हम क्या करेंगे इसी पर, v का मान तो mu है तो इसको v के स्थान पे mu लिख लेंगे। ठीक है, mu लिख लेंगे बराबर x माइनस u है तो यहां पे x माइनस u कर लेंगे, ये u इधर ला दीजिए तो mu और प्लस का u बराबर का x, इसमें भी u कॉमन ले लीजिए भैया तो m प्लस का 1 हो गया बराबर का x। देखिए हमको चाहिए u के बराबर, तो भैया u, क्योंकि समीकरण आप देखिए यहां पे इस तरह से लिखे हैं तो यहां u की जरूरत हो जाएगी, तो u बराबर तो x अपान m प्लस 1, m प्लस ये 1 हो गया। अब वही डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण 1 से, तो लिख दीजिए भैया कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 आप देख लीजिए, तो समीकरण 1 से f बराबर लिखेंगे m, तो यहां पे m, तो m के बाद यहां पे भैया क्या है, तो ध्यान दीजिए u के स्थान पे x अपान है तो यहां पे x अपान, नीचे ध्यान दीजिए m प्लस 1 ये ऑलरेडी है, नीचे ये भी m प्लस 1 आ गया तो m प्लस 1
का ये होल स्क्वायर हो गया। तो f के बराबर हमको सिद्ध क्या करना था, यही तो प्रूव करना था भैया, यही तो प्रूव करना था बबुआ। ठीक है, क्या करना था, f बराबर mx अपान m+1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही तो सिद्ध करना था, है ना मजेदार। टेक्निकल क्वेश्चन है, लाजवाब है, याद रखना। ठीक, बस थोड़ा सा आपको चीजों को समझना है यहां पर, और ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए भी बताया कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी बताया ना, चाहे 2024 का पेपर देखिए आप, 23 का पेपर देखिए, 22 का पेपर देखिए, हमेशा भैया इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर बना हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए भैया, ये क्वेश्चन भी 2023-24 में इस टाइप का क्वेश्चन बना है, 25 में नहीं आया है, इसलिए संभावना 26 में और भी ज्यादा बन जाती है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना भैया। ठीक है, देखिए फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, हमें तरीका मालूम होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन कोई भी हो हम कर ही लेंगे ना। कह रहा है कि किसी प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है a तथा अपवर्तनांक cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, डेल्टा m जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए भैया देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण है वो a है और अपवर्तनांक जो है cot a/2 है। प्रिज्म कोण, ठीक, जो अपवर्तक कोण होता है, यानी a का मान तो a ही दिया है और अपवर्तनांक दिया है, दो चीजें दिया है, a का मान a ही दे रखा है और ये दिया है cot a/2। ठीक है, cot a/2 ये दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सब भाई किससे अप्लाई, मतलब किससे लगाएंगे इसको, प्रिज्म कोण से। प्रिज्म के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक से। भैया प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, n बराबर क्या होता है भैया, n बराबर साइन क्या होता है, a प्लस डेल्टा m/2 अपान क्या होता है, साइन a/2। यही आपका फार्मूला होता है। क्लियर भाई, फार्मूला तो यही होता है ना बच्चों, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले की मदद से हम क्या है निकालेंगे, न्यूनतम विचलन कोण का मान। ध्यान से समझिएगा, n का मान दिया है cot a/2, cot a/2 बराबर यहां से साइन क्या लिखेंगे, a प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा अपान ये हो गया साइन a/2। ठीक है, इतना हो गया। बट इतना भी हमें मालूम है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी cos थीटा अपान क्या है, साइन थीटा। भाई tan का उल्टा क्या होता है, cot, tan थीटा बराबर मालूम है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसलिए cot थीटा बराबर cos थीटा अपान साइन थीटा होता है। क्लियर बबुआ, तो ये चीज हमें मालूम है, तो यहां पर भैया हम वही चीज अप्लाई करेंगे, यहां पर हमको वही चीज अप्लाई करना है। तो यहां हम लिखेंगे भाई cot a/2 को लिखेंगे, सब क्या लिखेंगे, cos a/2, क्या लिखेंगे, cos a/2 अपान साइन a/2, इतना लिखेंगे बराबर। अब ये चीज आपका जो फार्मूले में है वो तो रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2 इतना अपान ये हो जाएगा साइन a/2, इतना हो गया। अब भैया ध्यान से देखिए, ये चीज कट रहा है। अब इधर बचा प्यारे बच्चों, क्या बच गया, तो इधर बच गया है cos a/2 बराबर इधर क्या बचा है, साइन a प्लस डेल्टा m/2, इतना बचा है।
ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना, यहां पे कॉस के रूप में आ गया है साइन के रूप में। अब काम कैसे बनेगा? बनेगा भैया, आपने ये चीज भी पढ़ा है, अगर कॉस थीटा भाई साइन, क्योंकि दोनों साइन होने चाहिए, ठीक है। यहां पे दोनों साइन या कॉस के रूप में हो तो दोनों को साइन बराबर मतलब में के रूप में करना है, चाहे इसको साइन बदलो चाहे इसको कॉस बदलो। तो अगर मान लेते हैं दोनों को साइन में बदलना है तो कॉस थीटा के बराबर क्या लिखना पड़ेगा? वही साइन 90 अंश माइनस थीटा, यही तो होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे वही चीज कि साइन 90 डिग्री यानी 90 अंश माइनस थीटा के मान के स्थान पे यानी वही चीज a/2, ये हो गया। और बराबर इधर साइन वाला साइन में रहने है दो, तो हो गया साइन, ये क्या हुआ a प्लस डेल्टा m/2, इतना हो गया। अब साइन से साइन ये गायब हो गया, ठीक है भैया। अब अगर देखें तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। और अपान का ये कितना हो गया? 2 हो गया, और बराबर इधर a प्लस डेल्टा m/2। भैया ये 2 से 2 ये भी कट गया, ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बचा क्या भैया? बचा क्या हुआ है? जरा गौर से देखिए, यहां पे है कि 180 अंश माइनस a बराबर, यहां पे a प्लस डेल्टा m, हमको चाहिए क्या? डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर, ध्यान से समझिए, देखिए 180 अंश, ये ध्यान देना बबुआ, तो ये क्या है? यहां ये माइनस a है और ये प्लस ए में है, इधर आ जाएगा, ये भी माइनस ए हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा डेल्टा m बराबर 180 अंश माइनस 2a, ठीक है। यही क्या हो जाएगा भैया? हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान इतना हो जाएगा, ठीक, यही हमारा राइट आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इसकी आवश्यक शर्त भी आपको बताना है। आई बात समझ में? चलिए भैया, तो जानते हैं कि व्यतिकरण कहते किसे हैं। देखिए व्यतिकरण क्या है, अगर ये अकेले पूछेगा तो भैया परिभाषा में 2 नंबर पूछता है, ठीक है, यानी अगर सॉरी 1 नंबर में पूछता है। जब व्यतिकरण क्या है तो 1 नंबर, लेकिन व्यतिकरण क्या है इसकी शर्त लिखिए तो 2 नंबर। लेकिन अगर पूछ लिया कि व्यतिकरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी आवश्यक शर्त क्या है, सब मिलाकर आएगा तब 3 नंबर में। तो चलिए समझते हैं कि व्यतिकरण कहते किसे हैं। देखिए भैया, व्यतिकरण क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में एक साथ क्या हो संचरित होती हैं या आगे चलते हुए अध्यारोपित हो जाती हैं, यानी ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है, अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। बहुत सिंपल वाली, बहुत सारी और भी परिभाषाएं हैं, ऐसा नहीं है, इसमें 2-2, 3-3 लाइन की 4-4 लाइन की परिभाषा है, लेकिन ये एकदम आसान वाली हम बता रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक दिशा में एक साथ संचरित होते हुए अध्यारोपित हो जाएं, यानी ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे से, तो भैया ये घटना व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है, व्यतिकरण कहलाती है, ठीक। आई बात समझ में? अब व्यतिकरण के हमको प्रकार बताना है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? तो पहला है भैया समपोषी व्यतिकरण। क्या है? समपोषी व्यतिकरण। अब समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, चलिए समझते हैं। चलिए भैया देखिए, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जैसे यहां पे एक मिनट,
संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से मिल जाए, ठीक, तो ये संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, वही चीज, ताल से ताल मिला, वही वाली बात। जैसे समझते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे एक मिनट भाई, हाथ में तेल लगा हुआ है, लग रहा है इसी की वजह से सही से रफ नहीं हो रहा है, मिट नहीं रहा है, घिसना पड़ेगा हमको थोड़ा। हाँ, अब देखिए भैया, यहां से क्या ले रहे हैं, अब जैसे जैसे यहां से भैया दो तरंगे हम एक साथ संचरित करा रहे हैं। एक तरंग मान लेते हैं, जैसे दो या दो से अधिक, एक तरंग इस तरह से जा रही है, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे तरंग संचरित हो रही है। और उसके बाद इसमें एक और तरंग हमने संचरित करा दिए, ठीक। इसके अलावा चलिए एक और ले लेते हैं प्यारे बच्चों, हम एक और तरंग भैया इसी में संचरित करा दिए। इस तरह से हमने तीन तरंग यहां पर ले लिया। तो ये भैया जो ऊपर हिस्सा उठा हुआ है, ये क्या है? ये क्या होता है? श्रृंग। क्या होता है भैया? श्रृंग। और ये जो दबा हुआ हिस्सा है, गर्त। ठीक है, ये समय के साथ ये आगे बढ़ रही हैं। अब देखिएगा क्या इसमें बोल रहा है प्यारे बच्चों, कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से व्यतिकरण की घटना करें कि श्रृंग श्रृंग से मिले। जैसे यहां ब्लू वाली लाइन है, इसका श्रृंग यानी ऊपर उठा हुआ भाग, और पीले का उठा हुआ भाग, और रेड वाले का यानी लाल वाले का उठा हुआ भाग, ये भैया तीनों एक कला में है। ठीक है, ऊपर ये उठे हुए हैं। इसी तरह अगर दबे हैं तो तीनों नीचे दबे हैं, फिर उठे हैं तो तीनों ऊपर उठे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि श्रृंग, भाई तीनों का श्रृंग श्रृंग से मिला और तीनों का गर्त गर्त से मिला। ठीक है, और जितना उठा होता है वही भाग आयाम कहलाता है। ठीक, हालांकि उतना डीपली नहीं जाना यहां। तो वही चीज भैया, श्रृंग श्रृंग से मिल जाए, गर्त गर्त से मिल जाए, तब ये घटना प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? संपोषी व्यतिकरण। हालांकि वन शॉट में भी समझा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समझा है, ठीक है, टॉपिक से भी अलग समझा है, तो कई बार आपने देख लिया, अब तो एकदम रट भी गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि व्यतिकरण क्या है, संपोषी व्यतिकरण। देख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए भैया, अब देखते हैं प्यारे बच्चों विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के बाद विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण है भैया उसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार से हो कि अब की बार भैया श्रृंग गर्त से मिले, तो वो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। जैसे भैया, जैसे यहां पे समझने का प्रयास करिए अब की बार। ऐसे ये एक संपोषी, मतलब ये एक श्रृंग गर्त श्रृंग बन रहा है, और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो अब की बार आप जरा नजर डालिए भैया, ये तो हमने बताया कि ये क्या है? श्रृंग है। ये क्या है? गर्त है। तो श्रृंग वाला गर्त से मिला है, इसमें भी श्रृंग वाला गर्त से, श्रृंग वाला गर्त से। ठीक है, ये आगे की तरफ संचरित हो रही हैं। तो यहां पर जो अब व्यतिकरण की घटना बनेगी वो क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए भैया, अब जो देखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इसमें व्यतिकरण से अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा यही बनता है कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है भैया? सबसे पहली शर्त बच्चों
कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ठीक है, यानी एक ही कला में होने चाहिए, सीधी बात। दूसरा है कि दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं अथवा तरंग दैर्घ्य वो क्या है, बराबर होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए भैया, बराबर होने चाहिए। तीसरा है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए अथवा लगभग में बराबर होने चाहिए, ठीक है। और चौथा कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी दूरी अधिकतम नहीं होनी चाहिए, ठीक। और पांचवा है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, यानी नैरो, पतले होने चाहिए, ठीक। तो ये कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है। व्यतिकरण की घटना तभी होगी जब इन शर्तों को वो फॉलो करती है, ठीक। तो समझ में आ गया भैया कि व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट, कभी कभार तो भैया 3-3 4-4 क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन इसी को कहा जाता है। ठीक है, जब उच्च आवृत्ति या निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरणों को किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। जैसे भैया हमने क्या किया, एक बच्चों यहां पर ले लिया धातु, ठीक है, ये कोई धातु का टुकड़ा है और इस पे क्या है, प्रकाश की किरणें डाली जा रही हैं। यहां ध्यान देना, ये धातु की किरण मतलब किसी धातु की सतह पर ये प्रकाश की किरणें डाली जा रही और फोटान की ऊर्जा, इसमें जो ऊर्जा है फोटान की वो E बराबर h न्यू है। तो यहां पर क्या बताया गया भैया, यही बताया गया कि जब क्या होता है कि उच्च आवृत्ति या निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरणों को किसी धातु की सतह पर डाला जाता है, जिसे धातु की सतह पर प्रकाश की किरणों को इस पे भैया क्या है, परावर्तित कराया गया, ठीक है, इस पे डाला गया, ठीक है। तो होता क्या है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, यानी तुरंत ही क्या होगा ये गर्म होगा और धातु के की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत शुरू हो जाएगा। तो ये जो घटना होती है, यानी इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने की ये जो घटना है, यही घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, समझ में आ गया। तो ये रहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब चलिए इसके हम भैया नियम को देख लेते हैं, तो पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो इसके नियम को देख लेते हैं भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ प्रमुख नियमों में अगर हम देखेंगे, रटने की जरूरत है नहीं क्योंकि आसान है। सबसे पहला, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। तो यानी जो प्रकाश आपतित होगा उस आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होगी भैया, अनुक्रमानुपाती। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। और तीसरी है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी जितने आवृत्ति का प्रकाश चाहिए उतने से ही प्रकाश का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो उत्सर्जन नहीं होगा। जैसे भाई जल का क्वथनांक, यानी जल क्या है,
वो 100 डिग्री पर ही उबलेगा, और हिमांक क्या है 0 डिग्री पर ही वो बर्फ में बनेगा। तो इसके लिए एक मानक होता है, यानी एक भाई वो पैमाना रख दिया गया है कि हाँ इतने पर ये प्रक्रिया होगी। तो इसी तरह इसमें है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो जाए तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और चौथा है भैया, धातु के सतह पर प्रकाश के आपतित होने और उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। अभी बताया ना परिभाषा में भी कि जब धातु की सतह पर प्रकाश मतलब कोई क्या है प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, तो उनके बीच में जो समय अंतराल होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी क्या है कुछ नियम है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भैया एकदम दमदार है, 100 में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन में भैया इनका नाम आता है। अब 2025 का ही पेपर देखो, चाहे 24 का देखो, चाहे 23 का देखो, चाहे 22 का देखो, कोई ऐसा साल नहीं जाएगा भैया जब ये ना आए हो। ठीक है, 2025 में ही आप देख सकते हो 2-2 3-3 सेट में आया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल मिस मत करना बच्चों, एकदम छाप कर रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है और इसकी कमियां क्या थी वो भी आपको बताना है। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ध्यान से समझना, रटने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझने की जरूरत है। तो भाई रदरफोर्ड ने यह बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे भाग में निहित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो यानी इन्होंने इसके संबंध में ये चीज बताई। ठीक है, जैसे ये चीज, ठीक है, भले थोड़ा अंडाकार बन जाए वो मत सोचिएगा, और इन्होंने यही चीज बताया कि एक छोटे से भाग में निहित होता है। ठीक है, और इस भाग को ही इन्होंने क्या बताया कि ये भाग ही क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यही चीज बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, ठीक, कि समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश जो होता है परमाणु के एक छोटे केंद्र में या एक छोटे से भाग में निहित होता है, या उस भाग को ही क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और दूसरा भैया अपने इन्होंने परमाणु मॉडल में दूसरी बात क्या बताई, इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये बताया कि नाभिक के चारों ओर, यहां पे क्या है भैया, नाभिक के चारों ओर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि चक्कर काटते हैं। ठीक है, चक्कर काटते हैं। फिर उसके बाद ध्यान देना, चक्कर काटते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश जो होता है नाभिक के धनावेश के बराबर, यानी इसमें जो धनावेश निहित होता है, ठीक, और ये जो ऋणावेश होता है भैया, ये कुल धनावेश ऋणावेश आपस में बराबर होते हैं। इन्होंने ये चीज बताया। तीसरी बात इन्होंने ये बताया कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, यानी इनके चारों ओर, ध्यान देना भैया, इनके चारों ओर क्या होता है, ये वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ऐसे, ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में ही ये क्या है, चक्कर काटते हैं। ठीक, ये इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद भैया वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, और इनको जो अभिकेंद्र बल प्रदान होता है यानी मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। यानी जो अभिकेंद्र बल इनको मिलता है, अभिकेंद्र बल जो मिलता है वो
इसमें वो कह रहे, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि नाभिक और वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, वही क्या है, इलेक्ट्रॉनों का संतुलन बनाए रखता है। तो ये इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में कुछ बातें की, ठीक है ना, समझ में आ गया भैया। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको परमाणु मॉडल के अंदर लिखना है, समझ में आया। चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। तो परमाणु मॉडल में कोई खास बात है नहीं, एकदम आसान है। अब चलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा यह जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, ठीक है। कमियां सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, क्या कमियां रह गई थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। तो सबसे पहला जो परमाणु मॉडल में कमी जो रह गई थी, और इससे पहले यह जान लीजिए कि दो परमाणु मॉडल संबंधी इनकी कमियां रह गई थी। कितनी भैया, दो कमियां। पहली, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या, कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कुछ नहीं कहा था। अब अस्थायित्व का मतलब क्या होता है, रदरफोर्ड ने यही बताया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं, उन्होंने ये बताया। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया, ध्यान देना, मतलब वही चीज, रदरफोर्ड ने यह बताया कि क्या है, वो घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअल में जो कमी पाई गई, वो कमी क्या थी, समझिए। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, और विद्युत गतिकी के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा कम होती जाएगी, यानी ऊर्जा में ह्रास होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। जबकि भैया रदरफोर्ड ने ऐसी कोई बात नहीं की, रदरफोर्ड ने तो ऐसा कहा घूमते रहते हैं, मान चलते हैं ये क्या है, परमाणु है। चलिए ले लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन, तो भैया शुरू किया घूमना, तो यहां से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे उत्सर्जित करेगा ऊर्जा, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है। तो भैया एक टाइम तो आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए इनके कहने के अनुसार, लेकिन नहीं होता है। तो एक कमी तो ये रह गई थी, क्योंकि बोहर ने इनके परमाणु मॉडल, मतलब बोहर ने इनकी कमियों को दूर किया था। उन्होंने बताया कि सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहली कमी तो ये थी। अब दूसरी कमी क्या रह गई थी भैया, दूसरी कमी थी कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता, यानी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है, इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में कहीं पर बात ही नहीं की, ठीक है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है, वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा, यानी इन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में कहीं नहीं बताया है, ठीक है। यानी इसके ऊर्जा स्तर के बारे में, जैसे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रेकेट, फुंड, ये श्रेणियां होती हैं, तो इनकी बात ही नहीं की है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भैया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। चलिए नोट कर लीजिए भैया इसको भी। हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की व्याख्या। देखिए अभी हमने बताया ना, अभी तक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा और उसमें कमियों को भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इन्होंने इसमें क्या बताया है। चलिए भैया ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप इसको भी 2025 के क्वेश्चन पेपर को उठाओ भैया, देखते हो कम से कम 2 से 3 सेट में दिखाई पड़ेगा, कम से कम 2 में तो फिक्स है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना भैया, जो बोहर होते हैं, या इनका पूरा नाम नील बोहर है, ठीक है, बोरबरी कहा जाता है, तो नाम बोहर है, लिखा अंग्रेजी में लिखा जाता है BOHR, तो ऐसे बोहर, बाकी
बोर कहा जाता है। देखिए नील बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया तथा बोहर ने निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन को पूछता है कि बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया। तो याद रखना क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, इस सब क्वेश्चन का मतलब एक ही है। ठीक है, तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, पहली चीज समझना। देखिए इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में ही घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की जो मात्रा निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे देखा होगा तो भैया ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, इसे ऊर्जा स्तर, ठीक है, के एल एम एन, यही तो ऊर्जा स्तर में नापा गया है इसमें। ठीक है, तो के एल एम उन हो गया बोहरबरी में, आप बाउ में। ठीक है, तो वही चीज एस बी डी, ठीक इस तरह से। तो यहां पे इन्होंने यही चीज बताया, जबकि और रदरफोर्ड ने यह बताया था कि चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, उन्होंने ऊर्जा की बात की नहीं की। लेकिन यहां पर इन्होंने बताया कि बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणक हो। यहां से क्वेश्चन भी आता है, यहां से तो भैया क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, यहां से क्या है, क्वेश्चन भी बनता है बहुविकल्पी में और 1-2 नंबर वाले में भी। इन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग, और जिनका कोणीय संवेग J बराबर किसमें कह रहा है भैया, जिनका कोणीय संवेग J बराबर कह रहा है h/2 का पूर्ण गुणक हो, h/2 का पूर्ण गुणक हो। या फिर इसको अगर सही से लिखना चाहें, J बराबर यहां पे mvr होता है। J क्या है, कोणीय संवेग को बताएगा, mvr बराबर h/2। ठीक है, यही हो जाएगा भैया, याद रखना। ये बहुविकल्पी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक, कि कोणीय संवेग का मान कितना होता है h/2, और बाकी कहीं कहीं n लगा होता है h/2। तो n क्या है, ये क्वांटम संख्या को बताता है। ठीक है, याद रखना। तो दूसरा बात, मतलब दूसरी चीज समझ में आ गई। और उसके बाद तीसरी बात भैया, ये तीसरा पॉइंट समझना है आपको। ठीक है, 2 बातें तो समझ में आ गई। इन्होंने पहला बताया इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए क्या है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। दूसरा ये बताया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक हो। तीसरी बात, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में मतलब निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में ही रहते हैं। ठीक, या कहने का अर्थ यह है, ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, यानी अपनी कक्षा को छोड़कर जब उच्च ऊर्जा कक्षा में जाएगा तो क्या है, ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निचली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगता है। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का जो अवशोषण है या उत्सर्जन है वो केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से, यानी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा। मतलब समझिए, जैसे भैया यहां पे इस तरह से ऊर्जा स्तर है, अगर ये क्या है भाई, अपनी ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाता है तो ये क्या करेगा, ये ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। और जैसे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन है और निचले ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये उत्सर्जन करेगा। और ये तभी होता है जब ये क्या है भैया, अपनी ऊर्जा स्तर को छोड़ करके दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं। और इसके लिए भैया इनका जो सूत्र होता है वो हो जाता है डेल्टा E बराबर E2 माइनस का E1। ठीक है, यही क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है जब ये क्या है, मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाएंगे। जहां ये डेल्टा E बराबर क्या होता है, h न्यू बराबर भैया ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1।
E1, या इसको और भी सही से लिखना चाहते हैं न्यू आवृत्ति के पदों में, तो भैया E2 माइनस का E1 अपान H। ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं आवृत्ति के पदों में। कई बार यहां से छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बन गया है, तो याद रखना। ठीक है, तो ये रहा भैया बोहर का परमाणु मॉडल। चलिए नोट कर लीजिए, काफी प्यारा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, यह अगला टॉपिक है कि एक एएमयू किसे कहा जाता है और इसका किलोग्राम से क्या संबंध है। इसका मान एमईवी में ज्ञात कीजिए, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए एक एएमयू क्या होता है, मतलब एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु मात्रक द्रव्यमान हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा एएमयू ही करके आता है। तो एक एएमयू क्या होता है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। बहुविकल्पी में तो आता ही है कि एक एएमयू का मान कितना एमईवी होता है, ऐसा क्वेश्चन, और इसका किलोग्राम से क्या संबंध होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार किया गया है। तो देखिए क्या है, परिभाषा एकदम सिंपल है कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहा जाता है। ठीक, क्या होता है कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू यानी एक एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु मात्रक द्रव्यमान कहा जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए इसका किलोग्राम से संबंध निकाल लेते हैं कि क्या संबंध होता है। ठीक है भैया, तो यहां पर लिखेंगे एक एएमयू ये बराबर होता है 1/12 यानी 12वां भाग, गुणे भैया 12 बटे ये क्या होता है n। ठीक है, जहां पे n अवगाद्रो संख्या है। एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा पानी पी लें भैया। चलिए अब ये ध्यान से देखिएगा भैया, अगर देखें तो इसमें कुछ कटने वाली चीज है, बिल्कुल है, ये काट दीजिए। एक एएमयू बराबर ये 1/n, ये ग्राम में आएगा। ध्यान देना, अब यहां पे एक चीज ये ध्यान दो भैया, ये n है क्या, अवगाद्रो संख्या है। इसका जो मान होता है, n का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो 6.022 ऐसे लिखें, या गुणे 10 के घात 23 होता है। ठीक है, अवगाद्रो संख्या है ये। ठीक है, क्योंकि यहां पे ग्राम में ही निकलेगा, ये ग्राम में। अब यहां पे जब ये मान रखेंगे एक एएमयू बराबर ये 1/6.02 गुणे 10 के घात 23, हमने बताया ना ये ग्राम में रहेगा। ठीक है, ग्राम में निकाला जा रहा है अभी, और यहां पर किलोग्राम से संबंध पूछा है, इसीलिए हम ग्राम लिख रहे हैं अभी। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा एक एएमयू बराबर, ये अगर देखिए आप भाग लगाएंगे, एक में अगर 6 से भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कितना, 0.166। ठीक, तो और यहां पे हो जाएगा, और बटे यहां पे जी हाँ 10 के घात कितना है भैया, 23 है। ठीक है, 10 के घात 23 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो भैया ये कितना हो जाएगा, एक एएमयू बराबर ये ऊपर जब जाएगा 0.166 गुणे 10 के घात -23। ठीक है, इसको सही से लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं 1.66 गुणे 10 के घात -24। भाई माइनस क्यों, क्योंकि यहां से ये भाई ऊपर जाएगा, नीचे प्लस में 23 से ऊपर जाएगा माइनस में 23 हो जाएगा, बस इतना। ये क्या हो जाएगा, अभी ये ग्राम में है।
हमको किलोग्राम में, भाई ये इतना ग्राम में है तो 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10 के घात -24 और गुणे, जब भाई किलोग्राम में बदलना है तो 10 के घात -3 से हम गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 AMU। 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10 के घात -27 kg, किलोग्राम में, किलोग्राम में आ गया। और यही हमको क्या है निकालना था, हमें भैया किलोग्राम में निकालना था, यानी 1 AMU का जो संबंध है वो किलोग्राम से। बाकी इसका और क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है भैया क्या चीज पूछ रहा है, इसका मान MEV में भी ज्ञात कीजिए। तो 1 AMU बराबर कितना होता है 931 MEV होता है। ये आप सबको भली भांत पता होगी, ठीक है भैया, ये भी मालूम होगा आप सबको, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी निकालना कैसे है, तो जैसे E बराबर MC² होता है ना, जैसे भाई वो उस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू का C², वही से ये क्या है पूरा मान रख दीजिए, C क्या है प्रकाश की चाल है, रख करके फिर उसके बाद भाई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी से करके नीचे लगा देंगे, तब ये आकर के आपका ये निकलता है, ठीक है। बाकी यहां पर इसका मान लिखने को पूछा है तो आप इतना होता है, प्रमुख रूप से यही पूछा जाता है किलोग्राम से इसका क्या संबंध है। चलिए नोट कर लीजिए भैया, हो गया। चलिए चलिए भैया, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगर हम बात कर ले तो 100 में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये आपका भैया ये जो क्वेश्चन होता है ना आपके सबसे लास्ट वाले चैप्टर में, जो अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां वाला चैप्टर है, उसमें का हमने बताया ना एकदम फिक्स वाला टॉपिक है। इसमें दो ही तरह के तो क्वेश्चन बनते हैं, एक 3 नंबर में बनेगा अर्ध तरंग दिष्ट अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत, और एक 5 नंबर का बनता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो भैया इसीलिए यहां से टॉपिक फिक्स होता है, चाहे अथवा में करके आए चाहे वैसे आए, आपका फिक्स है, इतना याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत या कहेगा अष्टदिशिक की क्रियाविधि को चित्र के द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्र दिशिक होता क्या है। देखिए भैया, जब एक बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो इस डायोड को या इस संधि को का क्या कहा जाएगा भैया, अग्र अभिनत कहा जाएगा। चलिए समझते हैं एक फिगर के माध्यम से भैया। चलिए एक क्या है भैया, ये क्या है संधि डायोड है। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये हमने एक पीएन जंक्शन बना लिया, क्या भैया, पीएन संधि डायोड, ठीक है। ये एक पीएन संधि बना लिया, पीएन संधि। और एक में भैया ध्यान दो, एक में यहां पर क्या है, कोटर है, ठीक है। यहां पे ये पी क्षेत्र है इधर का पी क्षेत्र, और दूसरा है भैया एन क्षेत्र। एक पी क्षेत्र है तो दूसरा एन क्षेत्र है। अब इसमें किया क्या जा रहा है भैया, मान लेते हैं इसको क्या है, हम एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। एक बैटरी की सहायता से हमने जोड़ दिया, ठीक है।
अब यहां पर चीजों को समझते चलना, फिर उसके बाद एकदम एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बबुआ, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए अग्र अभिनत की स्थिति में होता क्या है, पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं, होल कहा जाता है, विवर कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है, कई नाम होते हैं। तो इसमें जो होता है उसको कहते हैं कोटर। तो यहां पर भैया जो कोटर हैं, ठीक है, कोटर हैं, इनको इस तरह से ऐसे एक बना के हमने कोटर बना दिया। ठीक है, ये कोटर मान लेते हैं, जैसे ये कोटर है, ये क्या है, कोटर है। तो ये कोटर रहे, ठीक है, इस तरह से। तो पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर हैं तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि भैया इसमें क्या है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को इस डॉट के द्वारा दर्शा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, संधि की तरफ क्या होते हैं, चलने लगते हैं। तो इसमें क्या होगा भैया, क्योंकि यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि पी क्षेत्र को किससे जोड़ा जा रहा है। पी क्षेत्र को भैया ये बैटरी के धन सिरे से, और एन क्षेत्र को प्यारे बच्चों बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जा रहा है। और जब क्या है बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि भैया ये पीएन संधि है, ये पीएन जंक्शन है, यानी पीएन संधि है। तो जो पी क्षेत्र में है कोटर, वो ये भी इस संधि की तरफ आकर्षित होंगे, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है एन क्षेत्र में, ये भी क्या होते हैं, इस संधि की तरफ आने लगते हैं, यानी इस संधि की तरफ, ठीक, आपस में ये आएंगे। और उसके बाद होता क्या है, तथा संधि से होकर ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगता है, तथा संधि को ये पार करके इसमें क्या है, ये आपस में भैया संयोग कर लेंगे, जिससे कि इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी फिर इसमें होगा क्या भैया, इस तरह से इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, ये हो जाता है पीएन संधि डायोड का अग्रभिनत। भाई है कुछ इसमें कठिन नहीं है ना, समझने का प्रयास करिए। हमने क्या कहा कि जब बैटरी के धन सिरे को, भैया पहले परिभाषा समझ लेते हैं कि अग्रभिनत है क्या। जब बैटरी के धन सिरे को पी क्षेत्र से और ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, अग्रभिनत कहलाएगा। फिर अब उसके बाद पूरी क्रिया विधि में हमने क्या समझा, क्रिया विधि में ये क्या है भैया, लिख देते हैं, बैटरी है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या समझा भाई, क्रिया विधि में क्या समझा, यही तो समझा। अग्रभिनत की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, ध्यान देना इनको क्या कहा जाता है भैया, इनका नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों इनका नाम है कोटर। क्या चीज, कोटर। और इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वही चीज, एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये संधि की ओर चलने लगते हैं। ये क्या होंगे, जैसे ये देखिए इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ, संधि की तरफ चलते हैं, तथा यहां पर क्या है, संधि से हो करके बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण हो जाएगा तथा संयोग कर लेते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक जैसे पूछ लिया तो ध्यान देना, पी क्षेत्र में कोटर है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, तो ये संधि को आर पार कर जाएंगे, संयोग कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा भैया, इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी धारा इसमें, ये ध्यान देंगे, इस तरफ यहां बहने लगती है। ठीक है, तो ये रहा पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक या अग्र अभिनत। चलिए चित्र इसका बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है भैया पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत की क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो भैया अग्र अभिनत हो गया या अग्रदिशिक, अब पश्च अभिनत क्या होता है, इसमें भी समझिएगा, सेम एक जैसा है।
बस थोड़ा फिगर का अंतर है भैया, और कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा चित्र का इसमें भी अंतर है। इसमें भी बस थोड़ा सा अंतर है। चलिए भैया, ये पी क्षेत्र रहा और ये एन क्षेत्र, और ये क्या है भैया, पीएन संधि। ठीक है, अब की बार ध्यान से समझना भैया, अब की बार क्या होगा, जब संधि डायोड का पी क्षेत्र बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, यानी अब की बार भैया ये जो पी क्षेत्र है बाह्य बैटरी के किससे, ऋण सिरे से, तो भैया ये ऋण सिरा है, ऋण सिरे से अब की बार जुड़ेगा। और जो एन क्षेत्र है बैटरी के धन सिरे से, यानी उसी का अपोजिट उल्टा, ये धन सिरे से क्या हो जाए, ये बैटरी के भैया धन सिरे से जुड़ जाता है, तो इस संधि को पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत कहते हैं। ये तो रही भैया परिभाषा, इसमें कुछ नहीं करना था, हमने केवल उलट दिया, ठीक है ना, सब कुछ उलट दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना बबुआ, यहां पर क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि अग्र अभिनत की स्थिति में होता क्या है, पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, अब जैसे पी क्षेत्र में कोटर है, ठीक है भैया, पी क्षेत्र में उपस्थित ये कोटर हैं, पी क्षेत्र में ये कोटर हैं, और यहां पे ठीक है एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को पूरा फुल बना दे रहे हैं, ठीक है, कोटर को खाली कुछ रखे हैं, ध्यान देना, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, बस यही समझना है बच्चों कि अग्र अभिनत, सॉरी जो यहां अग्र लिखा है भैया, अग्र नहीं उत्क्रम या पश्च अभिनत, पश्च पश्च लिखना, अग्र नहीं, कि पश्च अभिनत की स्थिति में क्या होगा, पी क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोटर, पी क्षेत्र में ये कोटर हैं, तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो भैया एन क्षेत्र जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, मान लेते हैं कि भैया बाह्य वैद्युत क्षेत्र कोई ए है, इसके प्रभाव में क्या होते हैं कि भैया अब की बार ये संधि से दूर जाने लगते हैं, ये क्या होंगे, अब की बार ये संधि से दूर जाने लगते हैं, ये इधर दूर जाएगा, ये इधर दूर जाएगा, और ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, यानी संधि से अब की बार ये क्या होते हैं, हटने लगते हैं। तो भैया जब ये दूर जाते हैं, दूर जाने लगते हैं, तो वे क्या होंगे, संधि के समीप कभी संयोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, यानी इनका मिलान होगा ही नहीं। इस प्रकार पश्च अभिनत की स्थिति में डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों का, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक का मतलब कोटर और इलेक्ट्रॉन, इनका कभी क्या है भैया मिलान हो ही नहीं पाएगा, तो इनके कारण क्या है, कोई भी धारा इसमें नहीं होती है, ठीक है, यही हो जाता है अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। ठीक, अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है संधि डायोड में, और उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह, यानी इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यही क्या हो जाता है भैया, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहां से समझ जाइएगा ये गलत है, यहां पे आप क्या लिखिएगा, पश्च अभिनत। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भैया।
हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।